नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 25। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से चीतों का तीसरा बैच किस देश से आया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 9 चीतों, जिसमें 6 मादा और 3 नर है, का तीसरा जत्था सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इन्हें रिलीज किए जाने के बाद 5 शावकों के नए जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या अब हो गई है 53। बोत्सवाना, जो दुनिया की 24% चीता आबादी का घर है, इस अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास में भारत का नया रणनीतिक साझेदार बना है। यह उपलब्धि भारत को विश्व का एकमात्र देश बनाती है जहां चीतों की आबादी प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित और संवर्धित हो रही है। सालार डे पजोनालेस नामक नमक का मैदान कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेरू में। वैज्ञानिकों ने अटाकामा रेगिस्तान के इस नमक के मैदान में पाया कि जिप्सम एक सूक्ष्म ढाल के रूप में कार्य कर चरम परिस्थितियों में जीवन को संभव बनाता है। यह पारदर्शी खनिज प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को अंदर आने देता है, लेकिन घातक यूवी विकिरण और शुष्कता से सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। यहाँ सतह के नीचे साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवी जीवित मिले हैं, जबकि गहराई में हजारों वर्ष पुराने आणविक बायोसिग्नेचर और जीवाश्म संरक्षित पाए गए हैं। यह खोज मंगल ग्रह जैसे चरम वातावरण में प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रदान करती है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? CaSO4 2H2O। जापान ने भारत के साथ द्विपक्षीय अदला बदली समझौते को फरवरी 2026 से कितने मूल्य के लिए नवीनीकरण किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, $75 बिलियन। नीति आयोग और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए फेज 2 सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान 1958 से 4.4 लाख करोड़ रुपए के संचयी योगदान के साथ भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय भागीदार रहा है, जिसने हाल ही में $75 बिलियन के द्विपक्षीय स्वैप समझौते बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किया है। अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन के साथ $68 बिलियन के निजी निवेश और 8 रणनीतिक दिशाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी इस इंडेक्स में भारत ने 125 देशों की सूची में 54वां स्थान हासिल किया। स्कोर रहा भारत का 55.035। भारत इस सूचकांक में चीन से काफ़ी आगे है। चीन का रैंक है 85th और दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। इंडेक्स के अनुसार भारत का बड़ा बाजार आकार, प्रतिस्पर्धी लागत संरचना और पूंजी तक आसान पहुंच इसके व्यावसायिक वातावरण की मुख्य ताकतें हैं। पहले स्थान पर है अमेरिका, जिसका स्कोर रहा है परफेक्ट 100, जबकि सिंगापुर दूसरे और यूके तीसरे स्थान पर है। आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरान पर कितने वर्षों तक सर्वोच्च नेता के रूप में शासन किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 37 वर्ष तक। खामेनेई ने 4 जून 1989 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इनका कार्यकाल परमाणु कार्यक्रम के विस्तार और क्षेत्रीय एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के निर्माण जैसे कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में इनकी मृत्यु के साथ ही ईरान के इतिहास के एक लंबे युग का अंत हो गया। सर्वोच्च नेता बनने से पहले इन्होंने 1981 से 89 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी देश का नेतृत्व किया था। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन अकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले का अमेरिकी कोड नेम क्या था जिसमें खामेनेई की मौत हो गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन रोरिंग लायन नामक भीषण सैन्य अभियान छेड़ा। इस संयुक्त कार्रवाई का प्राथमिक लक्ष्य खामेनेई सहित ईरान के शीर्ष नेतृत्व और परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। इजराइल द्वारा 500 से अधिक लक्ष्यों पर किए गए हवाई हमलों ने मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना को कहां डुबोया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। 3 मार्च को श्रीलंका के गौल तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया, जिसकी पुष्टि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने टॉर्पीडो का उपयोग कर किसी दुश्मन जहाज को नष्ट किया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। यह ईरानी फ्रिगेट भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 से लौट रहा था। तभी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस भीषण हमले का शिकार हुआ। श्रीलंका ने बचाव अभियान चलाकर 32 नाविकों को बचाया है, जबकि इस घटना में 87 नाविकों की मृत्यु हो गई है और 101 अब भी लापता हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार 2025 में भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के कितने बच्चे उच्च बॉडी मास इंडेक्स से प्रभावित थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 41 मिलियन। वर्ल्ड ओबेसिटी फाउंडेशन ने विश्व मोटापा दिवस 2026 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में बाल्यावस्था मोटापे की स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार 41 मिलियन प्रभावित बच्चों के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर भारत पहुंचा है, जो अमेरिका के आंकड़ों से भी अधिक है। वैश्विक स्तर पर 20.7% बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं और भारत में यह संख्या 2024 तक 56 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह डेटा स्वास्थ्य प्रणालियों पर बढ़ते बोझ और बच्चों में उच्च बॉडी मास इंडेक्स से जुड़ी बीमारियों के प्रति तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इजरायल द्वारा प्रस्तावित रणनीतिक फ्रेमवर्क हेक्सागॉन में स्पष्ट रूप से नामित प्रमुख सदस्य कौन कौन हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागॉन ऑफ अलायंसेस नामक एक नए रणनीतिक ढांचे की घोषणा की है। यह 6 पक्षीय गठबंधन मध्य पूर्व में ईरान केंद्रित शिया एक्सिस और कट्टरपंथी सुन्नी गुटों जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसमें भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही ग्रीस, साइप्रस, यूएई और इथियोपिया जैसे देशों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark III हेलीकॉप्टरों का अनुबंध HAL के साथ हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6। रक्षा मंत्रालय ने 5000
83 करोड़ रुपये के 2 बड़े रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। इसमें HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2901 करोड़ का समझौता भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 स्वदेशी ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु किया गया है। दूसरा 2182 करोड़ रुपए का अनुबंध रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ नौसेना के लिए स्टिल वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए है। यह उन्नत मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रदान करते हुए विमानों, हेलीकॉप्टरों और एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। लोकसभा विशेषाधिकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति यानी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस का पुनर्गठन किया है। इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी गई है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुभवी सदस्य शामिल हैं। यह समिति संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना से जुड़े मामलों की गहन जांच करती है। अंततः समिति गवाहों और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। कपाटा गुड्डा अभयारण्य किस नदी के प्रमुख कैचमेंट क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च 2026 में कपाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के दायरे में 55 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त वन क्षेत्र जोड़ने का निर्देश दिया है। उत्तर कर्नाटक के पश्चिमी घाट के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए समर्पित राज्य का एकमात्र अभयारण्य है। यह शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय भेड़िए, तेंदुए और काले हिरन जैसे जीवों के साथ साथ तुंगभद्रा नदी के जलागम क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय का यह निर्णय अतिक्रमण और मानवीय दबावों से प्रभावित इस जैव विविधता वाले क्षेत्र के कानूनी संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। RN रवि को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किए गए बड़े फेरबदल के तहत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की गई है। इस सूची में RN रवि को पश्चिम बंगाल, तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अन्य नियुक्तियों में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर, जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का, शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का, नंद किशोर यादव बिहार के ही रहने वाले हैं को नागालैंड का और कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। किस म्यूजियम ने तिरुमंगई अलवार की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस्मोलियन म्यूजियम। ऑक्सफोर्ड के एस्मोलियन म्यूजियम ने 16वीं शताब्दी की तिरुमंगई अलवार की कांस्य प्रतिमा भारत सरकार को वापस सौंप दी है। यह प्रतिमा तमिलनाडु के सौंदरराज पेरुमल मंदिर से चुराई गई थी, जिसे प्रोवेनेंस रिसर्च और इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के प्रयासों से बरामद किया गया। तिरुमंगई अलवार 8वीं शताब्दी के अंतिम अलवार संत और महान वैष्णव कवि थे, जिन्होंने पेरिया थिरुमोझी सहित 1000 से अधिक छंदों की रचना की थी। इन्हें भगवान विष्णु के सारंग धनुष का अवतार माना जाता है, जिन्होंने श्री रंगम मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फोर्टिफाइड चावल में FSSAI मानकों के अनुसार मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। न्यूज में क्यों है?
केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में IIT खड़गपुर के अध्ययन के बाद राइस फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि 2-3 वर्ष के लंबे भंडारण के दौरान नमी और तापमान के कारण आयरन और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जाने वाला फोर्टिफाइड चावल अपने पोषण उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है। अब सरकार वितरण से पहले भंडारण अवधियों और पैकेजिंग मानकों की समीक्षा करेगी। भारत द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन को दी गई 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत का वन एवं वृक्ष आवरण कितना दर्ज किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 25.17%। भारत की इस 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्ष आवरण बढ़ करके कितना हो गया है? 25.17%। साथ ही प्रमुख प्रजातियों जैसे बाघ और हिम तेंदुआ के संरक्षण में बड़ी सफलता मिली है। हालांकि रिपोर्ट एक रियलिटी चेक भी है, क्योंकि लगभग 30% भूमि का डिग्रेडेशन यानी अपक्षय बरकरार है और केवल 2 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य ही 2030 के लिए ट्रैक पर हैं। यही 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट किस फ्रेमवर्क के अनुसार 23 NBT पर प्रगति का मूल्यांकन करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। भारत ने मार्च में जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे वह समय पर रिपोर्ट देने वाले 125 देशों में शामिल हो गया है। यह रिपोर्ट 2022 के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अनुरूप 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों और 142 संकेतकों पर आधारित भारत का पहला पूर्ण मूल्यांकन है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और UNDP के सहयोग से तैयार किया गया है। सर्दी 2025-26 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद। फिनलैंड स्थित स्वतंत्र अनुसंधान समूह सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मार्च 2026 के विश्लेषण के अनुसार शीतकाल यानी विंटर 2025-26 के दौरान भारत के 238 शहरों में से 204 शहरों में औसत PM 2.5 स्तर राष्ट्रीय मानक से अधिक दर्ज किया गया, जिसमें गाजियाबाद सबसे अधिक था 172 म्यूजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद नोएडा और फिर दिल्ली का स्थान रहा तीसरे नंबर पर, जबकि कोई भी शहर WHO के 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब के सुरक्षा मानक को पूरा नहीं कर सका। पिछले वर्ष के 173 प्रदूषित शहरों से हुई यह वृद्धि भारत के वायु गुणवत्ता संकट में बिगड़ते रुझान को रेखांकित करती है। यूरोपीय संघ में HIV और फिशलिस के माता से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला पहला प्रमाणित देश कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। डेनमार्क विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूरोपीय संघ में HIV और सिल्फिस के माता से शिशु संचरण मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस को समाप्त करने वाला पहला देश प्रमाणित हुआ है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि डेनमार्क की मजबूत सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली पर केंद्रित है, जिसने प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 50 से कम संक्रमण दर का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। वहाँ 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व परीक्षण और उपचार सुनिश्चित किया गया। आंध्र प्रदेश ने सोशल मीडिया प्रतिबंध किस आयु वर्ग के लिए घोषित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 13 वर्ष से कम। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है, जिससे एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम और आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह कदम मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन से बचाने हेतु उठाया है। हालांकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत दूरसंचार और इंटरनेट का विनियमन केंद्र का अनन्य क्षेत्राधिकार है, जो IT अधिनियम 2000 के अधीन आता है। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की वैश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित है, लेकिन राज्यों के विधायी अधिकार क्षेत्र पर कानूनी सवाल उठाता है। किस स्थान पर महापाषाणकालीन लेटेराइट चट्टान को काटकर बनाई गई एक महत्वपूर्ण गुफा की खोज की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पनियाल।
केरल के कासरगोड जिले के पनियाल में 1 मार्च को एक महापाषाणकालीन मेगालिथिक शैलकृत कक्ष की खोज हुई है। यह खोज एक निजी संपत्ति पर निर्माण कार्य के दौरान हुई, जिसे पुरातत्वविद नंद कुमार कोरोथ ने लगभग 2000 वर्ष पुराना दफन कक्ष यानी ब्यूरियल चैम्बर बताया है। लेटेराइट चट्टान को काटकर बनाई गई यह गोलाकार भूमिगत संरचना दक्षिण भारत की आयरन एज संस्कृति का हिस्सा है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार इन कक्षों का उपयोग मृतकों के अवशेषों और अनुष्ठानिक मिट्टी के बर्तनों को रखने के लिए किया जाता था, जो तत्कालीन समाज की अंतिम संस्कार की मान्यताओं को दर्शाता है। भारत जापान CEPA की 7वीं संयुक्त समिति बैठक कहाँ आयोजित हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA की 7वीं संयुक्त समिति की बैठक टोक्यो में आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और जापान के वरिष्ठ उप मंत्री आहाकोरी ताकेशी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2011 से प्रभावी इस समझौते की समीक्षा करना और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते तलाशना था। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ रुपये। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पहले 7 वर्षीय ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 7.1% की कूपन दर पर जारी यह बॉन्ड किसी भी भारतीय बैंक द्वारा घरेलू बाजार में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड निर्गमन है। इस बड़ी पूंजी का उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर, पवन और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। 11वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर स्टब। नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक 11वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता यानी की नोट स्पीकर के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति स्टब ने 4 मार्च से अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आधारित यह भारत का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है, जिसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 2016 से ही आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्ष यानी 2025 के 10वें संस्करण में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि थे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? द IQ ईरा, जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कनेक्टिविटी के भविष्य पर केंद्रित थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता को दुनिया के सामने रखा। सम्मेलन के दौरान भारत ने तकनीकी नवाचारों में AI और एफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। भारत और कनाडा के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम आपूर्ति समझौता। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण रीसेट का संकेत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 1.9 बिलियन US$ के 10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कनाडाई कंपनी कामेको वर्ष 2027 से 2035 तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगी, जो भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर वार्ता को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है, जिसे 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 के आम चुनाव में नेपाल की प्रतिनिधि सभा की कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 275। नेपाल में 5 मार्च को हुए आम चुनाव के ऐतिहासिक परिणामों ने दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नई लहर पैदा की है। बालेंद्र शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें
जिसमें 125 प्रत्यक्ष और 57 आनुपातिक जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस जेनजी आंदोलन ने दशकों से काबिज नेपाली कांग्रेस, जिसे मिली है 38 सीटें, और CPN UML, जिसे मिली है 25 सीटें, जैसे पारंपरिक पार्टियों को हाशिए पर धकेल दिया है। 35 वर्षीय बालन शाह, जो एक पूर्व रैपर और इंजीनियर हैं, अब नेपाल के सबसे युवा और पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो देश में भ्रष्टाचार विरोधी और युवा केंद्रित राजनीति के एक नए युग का संकेत है। 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रही? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7.8%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी क्वार्टर 3 में 7.8% की प्रभावशाली विकास दर्ज की है। इस डेटा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आधार वर्ष यानी बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने के बाद जारी पहली श्रृंखला है, जो आधुनिक आर्थिक परिदृश्य का सटीक चित्रण करती है। यद्यपि यह पिछली तिमाही 8.4% से कम है, लेकिन सेवा क्षेत्र और घरेलू खपत में मजबूती के कारण भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 7.6 है। यहाँ देखिए, देश की आर्थिक स्थिरता का संकेत है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी क्वार्टर 3 में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा? इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, $13.2 बिलियन। वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा $13.2 बिलियन हो गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1.3% है। हालांकि वस्तुओं का व्यापार घाटा लगभग $93 बिलियन तक पहुंच गया, जो भारत के सेवा निर्यात यानी सर्विसेज रिसिप्ट, जो कि $57 बिलियन रहा है, ने इस घाटे को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद की है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। इस PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को काफी अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत ने कितने S-400 अतिरिक्त स्क्वाड्रन की खरीद योजना बनाई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5। भारत ने रूस से 5 अतिरिक्त S-400 सुदर्शन वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। भारतीय वायुसेना का यह प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर में इस प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसे रक्षा खरीद बोर्ड ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। यह नई खरीद 2018 के मूल सौदे से स्वतंत्र होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर भारत की हवाई सुरक्षा यानी एयर डिफेंस को अभेद्य बनाना है। वर्तमान में पहले समझौते के तहत 3 स्क्वाड्रन तैनात किए जा चुके हैं और शेष 2 की आपूर्ति होनी है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।